इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और वो कॉन्सेप्ट ये होगा कि सपोज कोई कर्व दे रखा है और कोई लाइन दे रखी है। सपोज कर्व की इक्वेशन है f और लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 और मैं यहां से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल के इसमें पुट कर देता हूं और x में कोई इक्वेशन बन जाती है। और इसमें ध्यान देने वाली बात जो कि ज्यादातर बच्चे नहीं जानते वो ये है कि x में जो इक्वेशन बनी है उसके सारे रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। तो इसका मतलब है जो रूट्स निकले हैं से रूट्स आर 2, 5, 7। तो इसका मतलब हो गया कि ये लाइन इस कर्व को 3 बार कट करती है और वो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जहां पे कट करती है एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 है, दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 5 है, तीसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 7 है। इतना तो आपको पता ही होगा। और जो नई बात सीखने वाली वो ये होगी कि जब रिपीटेड रूट निकलेंगे और रिपीटेड रूट में भी जब रूट इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करेगा तो सिचुएशन अलग होगी, जब रूट ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करेगा तो सिचुएशन अलग होगी। ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स वाली बात बहुत कम बच्चे जानते हैं। इसी बात को मैं डिटेल में बताऊंगा और वो ये है कि y की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें रखी और x में जो इक्वेशन बन गई उसके रूट्स सपोज निकलते हैं 2, 2, 5 एंड 7। तो इसका मतलब हो गया कि लाइन कर्व को 2 वाले पॉइंट पे टच करेगी और 5 और 7 वाले पॉइंट पे कट करेगी। मतलब कि सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, 2 वाले पॉइंट पे टच कर रही होगी और जहां पे कट करेगी उनमें से एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 5 होगा, दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 7 होगा। और ऐसा तब होगा यदि 2 बार या 4 बार या 6 बार रिपीटेड रूट बनेगा। सपोज y की वैल्यू यहां से निकाल के जब इसमें रखता हूं और x में जो इक्वेशन बनती है उसके रूट्स सपोज निकलते हैं 2, 2, 2, 5। तो इसका मतलब हो गया कि ये लाइन इस कर्व को 2 वाले पॉइंट पे टच करेगी और 5 वाले पॉइंट पे कट करेगी, लेकिन 2 वाले पॉइंट पे टच करने का ढंग अलग होगा। यही बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये बात आपको पता हो तो बहुत जगह पे आप देखोगे आपकी कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिल जाती है। अब कॉन्सेप्ट यह है कि 2 वाले पॉइंट पे टच कर रही है, 5 वाले पॉइंट पे कट कर रही है। 2 पे ऐसे करके टच करेगी, मतलब कि देखा जाए तो ये टच भी कर रही है और कट भी कर रही है। ऐसी सिचुएशन तब आएगी जब रिपीटेड होगा तो सही, लेकिन वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड होगा। तो क्योंकि 2 3 बार रिपीटेड रूट है तो इसका मतलब हो गया लाइन कर्व को इस तरीके से टच करेगी, मतलब कि टच भी कर रही होगी और कट भी कर रही होगी और 5 वाले पॉइंट पे कट करेगी। और यदि 2 4 बार रिपीटेड रूट होता तो 2 4 बार रिपीटेड रूट हो या 2 बार रिपीटेड रूट हो सिचुएशन एक जैसी होती है और वो ये होती है कि यदि 2 जो है 2 बार रिपीटेड है और 5 एक बार है तो सिचुएशन ऐसी होगी। और यदि 2 4 बार रिपीटेड रूट है और 5 एक बार है तो भी सिचुएशन ऐसी ही होगी। और यदि कोई रियल रूट नहीं निकलता तो इसका है लाइन और कर्व आपस में कट ही नहीं कर रहे। यदि y की वैल्यू x की टर्म्स में यहां लिखने पर x में जो इक्वेशन बनती है उसका कोई भी रियल रूट नहीं होता तो। और दूसरी बात जो सीखने वाली होगी वो ये होगी कि यदि कोई कर्व दे रखा हो और टेंजेंट की इक्वेशन भी दे रखी हो
और मेरे को पता लगाना है कि ये लाइन इस कर्व को कहां पे टच कर रही है। तो एक तरीका तो यह है जो मैंने अभी अभी बताया था कि इस लाइन से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल दो और उसको कर्व की इक्वेशन में रख दो, और x में जो इक्वेशन आएगी उसका कोई ना कोई रूट रिपीट रूट जरूर होगा यदि लाइन कर्व को टच कर रही है तो, और जो रूट रिपीट रूट होगा वो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा। बात बिल्कुल ठीक है, गलती बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यह बात जनरल केस में एप्लीकेबल है। जब स्टैंडर्ड कर्व हो तो फिर इतना लंबा प्रोसीजर लगाने की जरूरत नहीं होती है, तब हम शॉर्टकट वेज यूज करते हैं। यह वाला मेथड तो आप किसी भी कर्व में यूज कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड कर्व में इस मेथड को यूज करना समझदारी नहीं है। जैसा कि इस क्वेश्चन में पैराबोला और इलिप्स दे रखे हैं जो कि स्टैंडर्ड कर्व हैं, और उन क्वेश्चन में कैसे करेंगे ये बात मैं सॉल्यूशन के टाइम बताऊंगा। और यदि कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जो केवल रिटन फॉर्म में सॉल्यूशन चाहते हैं तो उनके लिए मैं शुरू में कुछ एक स्लाइड्स दिखाऊंगा और हर एक स्लाइड पे मैं 5 सेकंड के लिए रुकूंगा, और उतनी देर में आप स्क्रीन शॉट ले लेना तो आपको रिटन फॉर्म में सॉल्यूशन मिल जाएगा। और यदि आपने वीडियो सॉल्यूशन देखना हो तो इसके बाद मैं वीडियो सॉल्यूशन तो बताऊंगा ही। ये क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है सॉल्यूशन की फर्स्ट स्लाइड। ये है सॉल्यूशन की सेकंड स्लाइड। ये है सॉल्यूशन की थर्ड स्लाइड। इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट T1 and T2 be two distinct common tangents to the ellipse x square by 6 to the ellipse this and the parabola this. Suppose that the tangent T1 touches P and E at the points A1 and A2 respectively, and the tangent T2 touches P and E at A4 and A3 respectively. Then which of the following statements is oblique are true? इस इक्वेशन में कहा गया है कि एक एलिप्स है, उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1, और एक पैराबोला है, उसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, दैट इज ये पैराबोला है। और एक टेंजेंट है T1 जो कि पैराबोला को A1 पे और इलिप्स को A2 पे टच करती है, और उस टेंजेंट का नाम है T1। और एक दूसरी टेंजेंट है जिसका नाम है T2, और ये पैराबोला को A4 पे और इलिप्स को A3 पे टच करती है। और हमने A1, A2, A3, A4 क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। ऑब्वियसली फिगर से एक क्लियर है कि A1, A2, A3, A4 जो है एक ट्रेपीजियम है, और ये तो आपको पता ही होगा। यदि ये लेंथ A हो, ये लेंथ B हो, हाइट H हो, तो इसका एरिया होता है 1/2 A प्लस B इंटू H। सबसे पहले मैं कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालूंगा और A1, A2 के फिर मैं कोऑर्डिनेट्स निकाल लूंगा। और ध्यान देने वाली बात यह है, यदि A1 निकल गया तो A4 ऑटोमेटिकली निकल गया, क्योंकि A1 और A4 एक दूसरे की मिरर इमेज हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ऐसे ही A2 निकल गया तो A3 भी निकल जाएगा, और उसके बाद ये लेंथ मिल जाएगी, ये लेंथ मिल जाएगी, ये पूरी जो है हाइट हो जाएगी, तो इस ट्रेपीजियम का एरिया निकल जाएगा।
और इस क्वेश्चन में अब मेन बात ये रह गई है कि कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालें। और ये हम जानते हैं किसी भी पैराबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। यहां पे a की वैल्यू 3 है, इसलिए यहां पे a की जगह 3 रख दिया। और क्योंकि ये लाइन इलिप्स को भी टच करती है और ये हम जानते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यदि कोई लाइन हो और यदि वो इलिप्स को टच करती हो तो c की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। इस फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा और क्योंकि ये लाइन इलिप्स को टच करती है इसलिए 3 बाय एम की वैल्यू हो गई प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर 6 है और बी स्क्वायर 3 है, तो 6 एम स्क्वायर प्लस 3। और टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम ऑब्वियसली मैं स्क्वेयरिंग करूंगा। 9 बाय एम स्क्वायर इक्वल टू 6 एम स्क्वायर प्लस 3, दैट इज 3 इक्वल टू 2 एम स्क्वायर प्लस 1 into m square, that is I get 2m to the power 4 plus m square minus 3 equal to 0। इसके बाद m की वैल्यू निकालने के लिए m में क्वाड्रेटिक मान के भी मैं क्वेश्चन कर सकता हूं, लेकिन ज्यादा अच्छा यह होगा, साफ दिखाई दे रहा है कि m स्क्वायर इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब हो गया एम स्क्वायर की एक वैल्यू तो आ गई 1 और दूसरी वैल्यू रहेगी माइनस 3/2। ध्यान दो, मैंने इसको एम स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बोला है। एम स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बोला है तो एम स्क्वायर की दो वैल्यूज निकलेंगी। एक वैल्यू मैंने कॉमन सेंस से निकाल ली और दूसरी वैल्यू मैंने ऐसे निकाली है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट माइनस 3/2 है, तो यदि एक रूट 1 होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा रूट माइनस 3/2 हो जाएगा। और एम स्क्वायर की वैल्यू माइनस 3/2 तो पॉसिबल नहीं है, तो हमको एम की दो वैल्यूज मिली प्लस माइनस 1। ऑब्वियसली इसका स्लोप 1 होगा और इसका स्लोप माइनस 1 होगा, क्योंकि दोनों लाइंस एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। और यदि मैं इस टेंजेंट की बात करूं तो m की वैल्यू 1 रखूंगा तो इस टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू एक्स प्लस 3। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि जब कोई लाइन और कर्व दे रखे हों और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना हो तो नॉर्मली तो हम y की वैल्यू लाइन से निकाल के कर्व में रखते हैं और उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लेकिन वो जनरल वे होता है। स्टैंडर्ड कर्व में इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं होती। और आपने ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि इसका स्लोप m हो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है a अपॉन एम स्क्वायर कोमा 2a बाई m। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए यदि a की वैल्यू 3 है और m की वैल्यू 1 है तो पॉइंट बन जाएगा 3,6। और यदि ये 3,6 है तो ये ऑटोमेटिकली 3,-6 हो जाएगा। वैसे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का इलिप्स के लिए भी फॉर्मूला होता है और वो ये होता है कि यदि टेंजेंट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो और c की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो। ध्यान दो, एक स्लोप की दो टेंजेंट होती है, इसका स्लोप भी m है और इस टेंजेंट का स्लोप भी m है। इसके लिए y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, मतलब कि c की वैल्यू ये है पॉजिटिव में, और इसके लिए y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, दैट इज c की वैल्यू माइनस में ये है। और ये भी ध्यान देना है कि इस पॉइंट के कॉर्डिनेट होते हैं माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी एंड बी स्क्वायर अपॉन सी।
और इसके लिए सी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट फॉर्मूला वही है, ए स्क्वायर एम अपॉन सी कोमा बी स्क्वायर अपॉन सी, लेकिन इसके लिए सी की वैल्यू माइनस में ये होगी। मतलब कि मैं कह सकता हूं कि इसका स्लोप पता हो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूले का यूज करके भी मैं A2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं, लेकिन ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे इस फॉर्मूले को भूल जाते हैं। तो यदि ये वाला फॉर्मूला याद ना हो तो भी ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाला जा सकता है। वो कैसे निकालेंगे ये मैं अभी बताऊंगा। पहले मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फॉर्मूले से निकाल देता हूं। और ये तो मैंने देख ही लिया है, इस लाइन के लिए y इंटरसेप्ट a बाय m है, मतलब कि c की वैल्यू हमको मिल गई। तो इस लाइन के लिए c की वैल्यू हो गई 3/1 दैट इज 3। तो इस पॉइंट A2 के कोऑर्डिनेट निकालने हों इस फॉर्मूले का यूज करते हुए, क्योंकि इलिप्स के लिए a स्क्वायर 6 है और b स्क्वायर 3 है, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा -6 इंटू 1 अपॉन 3, क्योंकि c के लिए अभी अभी देखा था 3 है, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन c दैट इज 3/3, दैट इज पॉइंट आ गया -2,1। तो ये वाला पॉइंट हो गया -2,1, दैट इज ये वाला पॉइंट आ गया -2,1, और ये वाला पॉइंट मिल गया तो फिर ये वाला पॉइंट भी मिल गया -2 -1। और ये वाला पॉइंट मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं कि मान लिया ये वाला पॉइंट x1 y1 है, और हम जानते हैं किसी भी इलिप्स के लिए x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालना बिल्कुल आसान होता है, और वो है x स्क्वायर की जगह x x1 लिखो, y स्क्वायर की जगह y y1 लिखो। तो ये तो पता ही होगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट पैराबोला, हाइबोला, इलिप्स, सर्कल सब में चलता है। तो यदि ये वाला पॉइंट मैंने x1 y1 मान लिया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी x x1 बाय 6 प्लस y y1 बाय 3 इक्वल टू 1। और इस लाइन की इक्वेशन मैं पहले से जानता हूं, y इक्वल टू x प्लस 3 है, ये मैंने कैलकुलेट कर ली थी। और क्योंकि ये लाइन और ये लाइन सेम है, इसलिए मैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट का यूज कर सकता हूं। और कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करने के लिए दोनों को एक ही फॉर्म में होना चाहिए, तो मैं x को इधर ले आता हूं, और ये इक्वेशन बन गई -x प्लस y इक्वल टू 3। अब क्योंकि ये भी इस टेंजेंट की इक्वेशन है, ये भी इस टेंजेंट की इक्वेशन है, तो इन दोनों में मैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट कर सकता हूं। तो मेरे को मिलेगा x1 अपॉन 6 होल अपॉन -1 इक्वल टू y1/3 होल अपॉन 1 इज इक्वल टू 1/3। अब मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो x1 की वैल्यू आ जाएगी -2 और y1 की वैल्यू आ जाएगी 1, और ये तो अभी हमने कैलकुलेट किया ही था। और अब इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये पूरी लेंथ हो गई 12, ये पूरी लेंथ हो गई 2, और ये हाइट हो गई 5, क्योंकि यहां का x कोऑर्डिनेट 3 है, यहां का x कोऑर्डिनेट -2 है, तो ये लेंथ हो गई 5। और अब इस ट्रेपीजियम का एरिया हो गया 1/2 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 5 दैट इज 35। और वो पॉइंट निकालना हो जहां पे टेंजेंट्स ने x एक्सिस को कट किया है, से ये वाला पॉइंट A है, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन में y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। तो ये वाला पॉइंट आ गया -3,0। और यदि मैंने क्वेश्चन बनाया होता तो मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता, और वो ये होता
कि मैं इलिप्स की इक्वेशन को x स्क्वायर बाय 3 प्लस वाई स्क्वायर बाय 6 बोलता और पैराबोला की इक्वेशन को x स्क्वायर इक्वल टू 12y बोलता, और आपको हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल पैराबोला या हॉरिजॉन्टल हाइबोला के फॉर्मूले पता हैं, लेकिन वर्टिकल इलिप्स या वर्टिकल पैराबोला या वर्टिकल हाइबोला के फॉर्मूले आपको नहीं पता, तो उस केस में आप कैसे प्रोसीड करते? बिल्कुल छोटी सी बात है और इस बात का यूज मैं बहुत जगह करता हूं, और नॉट ओनली हियर, कैलकुलस में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर्स के अंदर भी मैं इसका बहुत जगह यूज करता हूं, और मैं इसका यूज वहां भी कर लेता हूं यदि एक हॉरिजॉन्टल हो और एक वर्टिकल हो। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, आपको आंसर बता देता हूं कि आंसर जो है यहां पे 35 रहेगा और ये वाला पॉइंट 0, -c हो जाएगा।